देखो बच्चों, आज आपका पराग कण पड़ेगा और एंड हो जाएगा नर युग्मकोद्भिद वाले, जो नर युग्मक है वो नर जननांग है, वो वाला भाग खत्म हो जाएगा। तो मेरे साथ रहेंगे। हालांकि आपके द्वारा पढ़ा हुआ है, मैं पूछूंगा हर बच्चे से। एक जो आज क्या हो रहा है, अगर हम एक परागकण को देखें, किसको देखें बेटा, तो मैं पूछता चला जाऊंगा आपसे, हर चीज को जवाब देना है आपको, ठीक है बेटा। एक परागकण का ये गुड़िया बाह्य स्तर है, एक परागकण का ये क्या है कि गुरुजी पहले तो और तरह के बनाते थे, वो तो एक ही बात है। अलंकरण कैसा है, वो तो एक ही बात है। ई का है, फिर इसके ऊपर बाह्य कोश का वृत्ति हो गई। आज पूरा सुंदर बना के पढ़ाना है। आज बेटी ये पूरी क्या हो गई परागकण के ऊपर, ये परागकण के ऊपर क्या हो गया। अरे यार जाए बनामते ना, हाँ जवाब दो हर बच्चा। यानी ये परागकण के ऊपर क्या हो गया, बाह्य स्तर। ये परागकण का कौन सा स्तर है, ये किसका बना होता है, या तो आप स्पोरोपोलोनिन कह दो, क्या कह दो, या तो आप इसे स्पोरोपोलोनिन कह दो, या फिर क्या कह दो, यूबिस्काय कह दो बेटा, इसका बना होता है। ठीक है, पूरी जानकारी ले लूंगा मैं तुम ध्यान दे। लेकिन बच्चों ये इसमें दो गुण देता है। स्पोरोपोलोनिन इसको जीवाश्म परिरक्षण देता है। क्या देता है, जीवाश्म परिरक्षण प्रदान करता है। इसका क्या मतलब है, क्योंकि स्पोरोपोलोनिन एक जटिल कार्बनिक सामग्री या पदार्थ होता है, क्यूटीन। अतः बच्चों ये किसी अम्ल, क्षार, जैविक घटक, ताप या कोई एंजाइम इसका निम्नीकरण यानी इसको गला नहीं सकता। ऐसा करके एक परागकण लंबे अरसे तक, देखा चाहिए एक परागकण लंबे अरसे तक यानी हजारों वर्षों तक इसका कुछ नहीं बिगड़ता, यानी 10,000 वर्ष तक भी परागकण का कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन ये एक लाभ देता है। ये क्या देता है, एक ये गुण हमें एक लाभ भी दे देगा। एक तो परागकण को जीवाश्म परिरक्षण प्रदान कर दिया स्पोरोपोलोनिन ने। इससे बच्चों एक जैव वैज्ञानिक को एक चीज की पता पड़ जाता है कि आज से 10,000 वर्ष पहले कैसा था पादप समुदाय, कैसा था पादप समुदाय, और उस समय कैसा रहा उसका पर्यावरण, कैसा रहा उसका पर्यावरण। ध्यान से बेटा। इसके बाद देखिए बच्चों, हर परागकण के ऊपर ये अलग अलग डिजाइन का हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है, या फिर बच्चों ऐसा भी हो सकता है। अलग अलग डिजाइन को होगा। कौन, स्पोरोपोलोनिन का जो जमाव होता है, क्या होता है, वो 100 ना हो, एक कुल और जाति पर तो 100 मिलेगा, लेकिन हर कुल और जाति पर जो जमाव है ना स्पोरोपोलोनिन को, वो कैसे होगा। इसीलिए तो मैंने आज तुमसे ये डिस्टर्बेंस किया है। अतः वो कैसे होगा बेटा, अलग अलग होगा। कैसे होगा, अतः बच्चों इसे क्या कहते हैं हम, अलंकरण। क्या कहते हैं इसको, यानी जो इसका जमाव की डिजाइन, जब स्पोरोपोलोनिन परागकण के ऊपर जमता है तो वो एक जाति और कुल जो होता है उसमें तो लगभग समान होता है, लेकिन दूसरे का उससे कैसा होता है, भिन्न होता है। अतः इसका जो बाह्य स्तर होता है, जिसे क्या कहते हैं हम, बाह्य स्तर को, जो स्पोरोपोलोनिन का जो जमाव है वो जाति और कुल का क्या बताता है, लक्षण बता देता है। अतः वैज्ञानिक पता लगा लेता है कि ये परागकण किस कुल से संबंधित है। यानी अलंकरण मतलब ये जो डिजाइन है, जैसे आप शर्ट पहनते हो, सभी ने शर्ट पहन रखी है, लेकिन फिर भी इसमें क्या है, शर्टें सभी की, फिर भी इस पर क्या है, किसी के पर कुछ डिजाइन, किसी के पर कुछ डिजाइन, किसी के पर कुछ डिजाइन। तो ऐसे ही परागकणों के ऊपर जो स्पोरोपोलोनिन का जमाव होता है ना, इस घटना को क्या कहते हैं हम, अलंकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कोई परेशानी।
इससे हमें एक लाभ प्राप्त होता है। बताओ क्या प्राप्त होगा? क्या एक जीव वैज्ञानिक किसको बता सकता है कि ये किस जाति और कुल का है? ठीक है बेटा। और इसके बाद देखिए बच्चों, ये था आपका बाह्य स्तर, अभी ये खत्म नहीं हुआ। अगर कोई पादप ऐसा है, वो किसी पादप का परागकण अगर ऐसा है जिसमें किट परागण होता हो, क्या होता हो बच्चों? तो इसके ऊपर एक तैलीय क्या पाई जाती है? परत भी पाई जाती है। एक तैलीय क्या पाई जाती है? जिसका नाम क्या होता है? पॉलन किट होता है बच्चों। इस पॉलन किट के 3 काम होते हैं। एक तो बच्चों ये चिपचिपा पदार्थ होता है जो जिसके कारण ये परागकण किसी परागणकर्ता के पैरों से क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। ठीक है। नंबर 2, ये पॉलन किट परागकण किसी परागणकर्ता के पैरों से चिपचिपापन प्रदान करके उससे क्या कर देता है? चिपका देता है। नंबर 2 बच्चों, एक परागकण में जो गंध और उसका जो रंग होता है, क्या होता है? ये भी किसके कारण होता है? पॉलन किट के कारण। और तीसरा बच्चों कि सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरण होती हैं, सूर्य से आने वाली कौन? पराबैंगनी विकिरण इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि इसके अंदर केंद्रक होगा और केंद्रक में डीएनए होगा, अतः डीएनए में त्रुटि नहीं होने देती। अतः पराबैंगनी विकिरणों से क्या करता है ये? पराबैंगनी विकिरणों से क्या करता है ये? सुरक्षा प्रदान कराता है इसको। अतः बच्चों ये बाह्य स्तर हो गया। अभी बाह्य स्तर में कुछ कमी है बच्चों। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, क्या देख रहे हैं? यहाँ स्पोरोपोलिन का जमाव नहीं है। अतः ऐसे क्षेत्रों को हम बच्चों क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। और इसे क्या बोला जाता है बेटा? जनन छिद्र बोला जाता है। और इसी जनन छिद्र से जब एक परागकण अंकुरण होता है तो क्या निकलती है गुड़िया? पराग नलिका निकलती है। क्या निकलती है? पराग नलिका निकलती है। अब इसका एंड हो गया। इसमें जनन छिद्र कितने हैं? 3। और जानकारी अतिरिक्त सिलेबस से बाहर चाहते हो तो ये परागकण ट्राइकोप्लेट होगा। अतः ये द्विबीजपत्री की पहचान है जो आपके सिलेबस से बाहर है। अतः परागकण का बाह्य स्तर गया काम से, गया ना बेटा? आगे बच्चों 2n सेल थी ये। जब एक परागकोश एंथर अपरिपक्व था तो उसके पास प्राथमिक बीजाणुजन ऊतक था। कौन सा ऊतक था? प्राथमिक बीजाणुजन ऊतक था। शाबाश बेटा। इस प्राथमिक बीजाणुजन ऊतक में कौन सा विभाजन हुआ? और बच्चों इससे और कोशिकाओं के समूह पैदा हुए, लेकिन इनकी सूत्रगुणता भी कितनी थी गुड़िया? अतः इसको 2 नाम दे सकते हैं हम। लघु बीजाणुजन ऊतक, क्या कह सकते हैं इसको? लघु बीजाणुजन ऊतक या पराग मात्र सेल भी कह सकते हैं इनको। एनसीईआरटी तो इसी नाम को देती है। पराग मात्र क्या कह सकते हैं इनको? सेल, जिनकी सूत्रगुणता क्या होती है गुड़िया? 2n होती है। अब इसमें एक सेल जैसा करेगी वैसा ही सब करेंगी। इसमें कौन सा विभाजन होगा? और बच्चों प्रत्येक सेल से क्या बनेगा? चतुष्क बनेगा। क्या बनेगा? आपको क्या पता चतुष्क बनेगा? शांत बेटा, आपको क्या पता चतुष्क बनेगा? क्योंकि गुरुजी अर्धसूत्री कोश का विभाजन मात्र कोशिका से बनने वाली पुत्री कोशिकाओं की संख्या, और चारों की चारों कैसी होती हैं? अगुणित होती हैं। कैसी होती हैं? अगुणित होती हैं सर। ठीक है। ये आपस में किससे जुड़ी होती हैं? अतः जैसे ही कैलोस से ये अलग होगा तो ये चारों जैसी कैलोत्य कह जाएंगे बेटा, अलग होंगे। ये चारों जैसी कैलोत्य अलग होंगे तो बच्चों इसे क्या नाम मिलेगा? लघु बीजाणु। क्या मिलेगा? अतः बच्चों आपका एक पॉइंट था लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन। अतः पराग मात्र, यहाँ से बोल दो परिभाषा, प्राथमिक बीजाणुजन ऊतक के अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया को, या लघु बीजाणुजन ऊतक या परागमात्र सेल की अर्धसूत्री कोश का विभाजन से लघु बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु जनन कहा जाता है।
अब बच्चों ये वेन किसके अंदर होंगे जरा बताना, टेपिटम स्तर के अंदर। किसके अंदर होंगे? अब ये टेपिटम स्तर क्या निकालता है? स्त्राव। अतः जो अंदर लघु बीजाणु बना है, क्या बना है? अब ये ऐसा होगा, पहले तो ये ऐसा था, ऐसा ही तो होगा अभी हम अंदर। अतः बच्चों अब इसको क्या देती है? पोषण। पोषण देने में ये अपने आकार में वृद्धि करता है। अपने आकार में क्या करेगा? वृद्धि के दो पहलू होते हैं, एक तो ये पोषण प्राप्त करता है और एक याम रिक्तका बने। एक याम का बने? छोटी छोटी रिक्तका मिलके नहीं, फिर इसके अंदर बड़ी रिक्तकाएं बन जाती हैं। ये फाउंडेशन का क्वेश्चन है, जिसे क्या कहते हैं हम? रसधानी। जिसे क्या कहा जाता है बच्चों? अतः इसे हम रसधानी कहेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई परेशानी? इसके बाद इसमें एक अनियमित केंद्रक होगा। ये पोज आपके लघु बीजाणु का है। अभी हालांकि हम परागकण पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक कोशिक अवस्था है, क्योंकि एक केंद्रक है, एक कोशिका में। अतः ये कौन हो गया? लघु बीजाणु हो गया। कौन हो गया बेटा? इसके बाद ये केंद्रक समसूत्री विभाजन करेगा बच्चों। ये केंद्रक कौन सा विभाजन करेगा? समसूत्री कोश का विभाजन से दूसरे केंद्रक का निर्माण हो जाएगा। कौन से केंद्रक का निर्माण हो जाएगा? और इस दूसरे केंद्रक के ऊपर कोशिका भित्ति का निर्माण होगा। किसका निर्माण हो जाएगा? और अभी क्या कोशिका क्या होगा? देखो एक कोशिका तो ई रही, जो बड़ी जहां मैं कर रहा हूं ये कोशिका है, या एक कोशिका कोई कोशिका द्रव्य है। और इस कोशिका को क्या कहेंगे हम? इस कोशिका को कहेंगे कायिक सेल, जो खाद्य से परिपूरित होती है। जो खाद्य से क्या होती है? परिपूरित होती है। ठीक है, कोई दिक्कत? और जो तर्करूपी है वो कौन सी है? जनन सेल। जो क्या है? जनन सेल। ध्यान से बेटा, ध्यान तक कोई परेशानी का बच्चा? इसके बाद देखो बच्चों, पहले अध्यापक इसको क्या कह रहा था? लघु बीजाणु। अभी लघु बीजाणु क्या कोशिका कहो? अतः बच्चों लघु बीजाणु की द्विकोशिक अवस्था को क्या कहा जाता है? परागकण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई परेशानी है? आगे देखो बच्चों, अतः लघु इसी समय आपका जो परागकोश होता है, इसी समय आपका जो परागकोश होता है, तो ये कौन सा स्तर है गो? बाह्य स्तर, एक सेल को होगो। इसके बाद ये कौन सा स्तर है गो? अंत स्तर। ये कै सेल को होगो? एक को। इस पर काय को जमाव होगो? अल्फा सेलुलोज को। लेकिन बेस सेल जहाँ अल्फा सेलुलोज को जमाव नहीं होगा बोलते क्या कहेंगे हम? अतः बच्चों जिस समय एक लघु बीजाणु परागकण बनता है, क्या बन जाता है? उसी समय ये परिपक्व हो जाता है और सूखना शुरू कर देता है। जैसे ये सूखेगा जलहास होगा, और बच्चों जो अल्फा सेलुलोज की पट्टिका है उनमें क्या होगा? खिंचाव, और जहाँ ओस्ट सेल है वहाँ से ये क्या हो जाएगा? फट जाएगा। और इसमें से कौन बाहर निकलेगा? परागकण। अतः परागकण की दूसरी परिभाषा क्या है? कि परागकोश स्फुटन के समय, परागकोश स्फुटन के समय मुक्त होने वाली रचना को क्या कहा जाता है? क्योंकि परागकोश को स्फुटन ही जब होगो, जब ये लघु बीजाणु तो क्या बन जाएगा? परागकण। ऐसा आवृत बीजियों में 60% में होता है। अतः 60% स्थिति में ये द्विकोशिक होता है। अतः बच्चों आवृत बीजी 100% अगर हम मान के चलें तो 60% आवृत बीजियों में भी कब जड़ेगा? जब ये कितना होगा? यानी द्विकोशिक अवस्था में परागकोश फट जाता है, लेकिन 40% में ये त्रिकोशिक अवस्था में फटेगा। कब फटेगा? ध्यान दे, ग्रीमनी कुल में ज़्यादातर, घास कुल में। आगे देखो बेटा, यहाँ तक कोई परेशानी? आगे देखो बेटा, अब हम परागकण पर फिर आगे चर्चा करते हैं। अब परागकण का बच्चों हम ये वाला स्तर देखते हैं। कौन सा? एक तो बाह्यचोल होए और एक कौन सा होए? जो सतत होता है। देखो गुरुजी इनको पेन चल लो। अतः परागकण का दूसरा स्तर कौन सा होता है? अंतःशोल होता है। कौन सा होता है? जो सतत होता है। क्या गुरुजी सतत शब्द का ही लगा रहे तुम? भाई ई सतत ना, ये टूटे हुए यहाँ टूट रहो, जनन क्षेत्र बना रहो, यहाँ टूट रहो, यहाँ जनन क्षेत्र बना रहो, यहाँ टूट रहो।
लेकिन अंदर वाला कैसा है, सतत। ये किसका बना होता है, लगातार बिना टूटो फूटो। अतः बच्चों ये पैक्टीन और किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। या कॉमन नाम ले दूं, पैक्टोसेल्यूलोज। कॉमन नाम क्या है, दोनों को संविष्टित कर दूं तो क्या कहेंगे, पैक्टोसेल्यूलोज का बना होता है। ध्यान से बेटा, इसे हम प्लाज्मा भित्ति भी कहते हैं। तुम्हारे घर नोट्स बहुत दिन से लिखे हुए हैं, वहाँ एक लाइन लिख रही होगी कि पराग कण का जीव द्रव्य किससे परिवर्धित होता है, तो बच्चे के दिमाग में एक चीज जागी, अंत स्तर थे। और माना कि वो विकल्प नहीं देता, माना कि वो अंत स्तर का विकल्प नहीं देता, तो उसने क्या लिखा है फिर एक लाइन में आगे एनसीईआरटी ने, देख लो तुम्हारे सामने खुली हुई है, क्या लिखा है उसने, प्लाज्मा भित्ति। इसी को और क्या बोला जाता है बच्चों, अतः इसी को क्या बोला जाता है, प्लाज्मा भित्ति भी कहा जाता है। बोलो कोई परेशानी यहाँ तक किसी बच्चे को, तो दोनों स्तर हो गए। अतः बच्चों ये कोशिका कौन सी हो गई, जनन सेल। कौन सी सेल हो गई, और जनन सेल ही, ध्यान से बच्चों इधर को आ जाओ, पादप जो होते हैं वो लैंगिक जनन में इसलिए पछड़ गए कि स्थलीय आवास पर आते ही जल का अभाव हो गया, और जल का अभाव होते ही गेमीटो ट्रांसफर की प्रॉब्लम हो गई। अतः लैंगिक जनन की जो शर्त होती हैं कि जीव के द्वारा युग्मकों का क्या करना पड़ता है, युग्मकों का क्या करना पड़ता है, निर्माण करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, नंबर 2 युग्मकों का क्या करना पड़ता है, स्थानांतरण करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है गुड़िया, और तीसरी शर्त क्या है, निषेचन। तीसरी शर्त क्या होती है, निषेचन। लेकिन पादप युग्मक स्थानांतरण नहीं करा सकते क्योंकि स्थलीय आवास में जल नहीं होता। अतः बच्चों पहले पादप इस पॉइंट की तरफ ध्यान बनाता है, इसलिए पहले बीजाणु बनाता है, और बीजाणु क्या करता है, अर्धसूत्री विभाजन करता है। क्या करता है, और बीजाणुविक अर्धसूत्री विभाजन से ये बीजाणु बनाता है, ईवन को बीजाणु। अब ये युग्मक स्थानांतरण कैसे कराएगा, कौन बच्चा बताएगा, क्योंकि नर मादा युग्मक अचल है, वो नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों ही अचल हैं इसमें। भाई स्थिति बताएं, चल चल अचल चल अचल। भाई शैवालों में तो दोनों ही युग्मक गमनशील होते हैं, चल चल, और हमारे में कैसे होगा, नर को चल मादा को अचल, लेकिन पादपों में कैसे हो गए दोनों अचल अचल। तो ये बताओ दिमाग में भरोगे ई कैसे करेगा स्थानांतरण। पहले पॉइंट नंबर 2 युग्मकों को स्थानांतरण कैसे करेगा, ई युग्मकन को स्थानांतरण करेगा और युग्मक बनावेगा। तो देखो समझो कि परागकण में कैसे स्तर हैं, 2, पहलो और ई नीचे बारो दूसरो, ये दोनों युग्मक स्थानांतरण कराम है। कि पहलो स्तर पर पॉलिन किट पाई जाएगी, पहले स्तर पर क्या पाई जाएगी, जिसके कारण एक परागण कर्ता के ये पैरों से चिपक जाएगा। अतः बाह्य स्तर को काम है रो, और ये इसका क्या करा देगा, पूरे का स्थानांतरण। और कहाँ पहुंचा देगो, वर्तिका पे। कहाँ पहुंचा देगो, वर्तिका तक पहुंचा देगो युग्मकन ने। ध्यान दीजिए भाई, युग्मक बने होना है, बताई ना है भाई तुम्हें काज। अतः बाह्य स्तर का काम खत्म। अब परागकण को कौन सा रहेगो, और परागकण को अंतस्तन्यों ने करेगो, और का बनावेगो, पराग नलिका। परागकण को अंतस्तन कर का बनावेगो, पराग नलिका बनावेगो, और पराग नलिका या मादा युग्मक तक पहुंचा देगी। पराग नलिका कहाँ तक पहुंचा देगी, या अतः यहाँ तक पहुंचा देगी। तो परागकण के दोनों स्तर गेमीटो ट्रांसफर में अपनी जान दे देते हैं। क्या दे देते हैं, और पूरा परागकण खत्म हो गया। अब कौन रह गया, शर्त नंबर 2 पे आ जाओ। शर्त नंबर किस पर आ जाओ, 2 पर। कि बच्चों जैसे ही परागकण, जानते 2 कोशिक अवस्था में जड़ा है या 3 कोशिक अवस्था में जड़ा है, ये तो आपको देखना है। तो गेमीटो ट्रांसफर किसने कराया, ये दोनों स्तर यही को पढ़ाई जाए। इसके बाद इसके अंदर कौन बैठी है, जनन सेल। जैसे ही इसका स्थानांतरण हो जाएगा और ये कहाँ आ जाएगा, देखियो आगो ना, ध्यान दे,
इसके बाद क्या होगा कि जो जनन सेल है, और ई कौन सी है, कायक सेल, जनन सेल का केंद्रक फिर समसूत्री विभाजन करेगा। क्या करेगा? और ये कै केंद्रक बन जाएंगे। अतः बच्चों किसका निर्माण हो गया? नर युग्मक का। अतः बच्चों पहले क्या था ये? अतः लघु बीजाणु, और लघु बीजाणु क्या बना? परागकण। और परागकण आज क्या बन गया? अब ये क्या करेगा? ये कायक कोश का, और ये दोनों नर युग्मक ये जा रहे तुम्हारे, ये रे नर युग्मक, जानते यहाँ जाएंगे, ये रे नर युग्मक। शर्त नंबर पहली लैंगिक जनन की। दूसरी को पूरा करे किया इसने पहले, गैमेटो ट्रांसफर की सोची, और गैमेटो ट्रांसफर की सोचने के बाद जनन सेल से क्या बना दिए? दो नर युग्मक। अब निषेचन हो जाएगा। अतः बच्चों इसे आप क्या कहेंगे? अतः बच्चों कहा जाता है कि अगुणित लघु बीजाणु ही नार युग्मकोद्भिद की प्रथम सेल होती है। लघु बीजाणु का बन जागो परागकण, और परागकण का बन जागो नर युग्मकोद्भिद। तो नर युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं? तो एक लाइन का अगुणित जो लघु बीजाणु है, कौन है? अगुणित लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद को बनाने वाली प्रथम सेल होती है। यानी तो बनाओ, यानी ई बनायो और ई बना दियो भाई, ई रूप या में आयो फिर या में आयो, तो क्या बोलेंगे? अगुणित लघु बीजाणु ही नर युग्मकोद्भिद को बनाने वाली प्रथम सेल होती है। अब परिभाषा ये रही कि नर युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं। अब समस्या क्या रही कि नर युग्मकोद्भिद किसे कहेंगे? तो क्या देखेंगे? एक अंकुरित परागकण, यानी अंकुरित क्यों कहेंगे? परागनल का बना दे। एक अंकुरित परागकण जिसमें परागनल का हो, वो या निषेचन नल का हो, परागनल का हो, या कौन हो? निषेचन नल का, तथा नर युग्मक होते हों। क्या होते हों? ये नर युग्मक। उसे क्या कहा जाता है? नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। अतः बच्चों लघु बीजाणु और तुम्हारा कौन? लघु बीजाणु, परागकण और नर युग्मकोद्भिद, ये तीनों स्टेप खत्म है गए। अब देखो बच्चों एनसीईआरटी में आप थोड़ा सा देख लो, अच्छा लग रहा है कि ये सब परागकण दिखाए गए हैं। क्या दिखाए गए हैं? मैं नहीं बना सकता, ये फोटो से आए हैं। अब देखो ये अलग सब परागकण हैं। तुम क्या समझ रहे हैं? गुरुजी अलग अलग प्रकार के, सब अलग अलग जाति के, अतः इन पर अलग अलग अलंकरण है। अलग अलग क्या है? अलंकरण है। अब बच्चों आगे क्या पॉइंट है जरा बताना। गुड़िया आगे का पॉइंट बताओ। अच्छा लो तो बस 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 मत बोलो, नेक हैंड दे दो, अध्यापक तो अपने आप पकड़ जाता है। आता है बच्चों परागकण, क्वेश्चन लिखता हूं मैं। परागकण जो होता है ये हमें क्या लाभ और क्या हानि प्रस्तावित करता है मानव के लिए? क्या लाभ और क्या हानि प्रस्तावित करता है? किसके लिए? परागकण, मानव के लिए। तो पहले क्या बताओ? हानि। अतः बच्चों सबसे पहले हानि देखिए बच्चों चीरोपोडिया यानी बथुआते कहें, और ज्वार, और कौन? ज्वार बाजरो। और बच्चों अमेरिका से आयातित पार्थेनियम, अमेरिका से आयातित कौन? पार्थेनियम, यानी आज का कहें हम गाजर घास। ध्यान दे बच्चों, हमें अमेरिका मुफ्त में खाने के लिए गेहूं भेजता है, और ये गेहूं हमारे घरों तक आ जाता है राशन की दुकानों से। हमारी महिलाएं उन गेहूं को धोती हैं और छानती हैं और बनाती हैं। उस समय इस पार्थेनियम घास के क्या आ जाते हैं? परागकण, और जो बीज वगैरह है इसका वो छन जाता है, और हमारी महिला बगल के प्लॉट में फेंक दे ये जो खाली है उसमें। अतः वहाँ ये पादप
अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। और ये पादप है विदेशी पादप एलियंस पार्थेनियम, ये आपके स्वदेशी पादप है ज्वार और चीनोपोडिया। इन तीनों के जो परागकण होते हैं, इन तीनों के जो क्या होते हैं, ये अगर श्वसन के माध्यम से हमारी बॉडी के अंदर चले गए तो बच्चों ये हमें श्वसन वेदना पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं? चिरकाल श्वसन वेदना, यानी हमें दमा, ब्रोंकाइटिस क्या हो जाती है? ब्रोंकाइटिस हो जाती है। और हम एलर्जी जानते हो, और एलर्जी बार बार हमें क्या आती हैं? चीखें आती हैं और प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाता है हमारा? सक्रिय हो जाता है बच्चों। ठीक है, अतः बच्चों हमें ये चिरकाल रोग हो जाता है, लंबे समय तक ये बीमारी बनी रहती है। श्वसन संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, चाहे वो एलर्जी है, चाहे श्वसन वेदना है, चाहे दमा है। तो ये तो इसकी क्या है? परागकण की हानि। अब देखो बच्चों ये क्या लाभ प्रस्तावित करता है? ये जो घास होती है ना, गाजर घास, इससे रबड़ बनती है? रबड़, पता नहीं बेटी, पार्थेनियम अर्जेंटाटम करके। वो अलग है, तू रबड़ नहीं बनती। आगे रबड़ का पाता अलग होता है। आगे देखो बेटा, ध्यान दे, लाभ इधर को देखिए बच्चों। आजकल बात नहीं, पराग कणों को एकत्रित करो, इनको नहीं, ये पराग कण तुम इनको हानि दें, इन जातिन के नहीं, चीनोपोडिया, बथुआ, ज्वार और बच्चों पार्थेनियम, इन तीनों को नहीं। और जो प्रजातियों के जो परागकण हैं उन्हें आप क्या करो? एकत्रित करो। क्या करो? इसकी आप टैबलेट बना लो। क्या बना लो बच्चों? या बच्चों आप इसकी क्या बना लो? सिरप बना लो। पश्चिमी देशों में बहुत ज़्यादा मात्रा में बनती है ये। या क्या बना लो? ये तो आपने टैबलेट बना ली, और ई का बना लिया आपने सिरप। या बच्चों आप इसकी क्रीम बना लो। क्या बना लो? या बच्चों आप इसकी क्रीम बना लो। ध्यान से, ये तीन चीज बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों एक जो परागकण होता है, क्या होता है? एक जो परागकण होता है उसमें विटामिन भी होते हैं, सभी खनिज लवण भी होते हैं, और बच्चों उसमें प्रोटीन और लिपिड भी भारी मात्रा में होती है, और बहुत मात्रा में क्या होती है? ऊर्जा। अतः जो खिलाड़ी लोग होते हैं या धावक लोग होते हैं, दौड़ने वाले, या फिर जो घोड़ों को भी दौड़ाते हैं, घोड़ों की रेस कराते हैं, अतः बच्चों ऐसे लोग इसे खेलने से पहले या दौड़ने से पहले इन गोली और सिरपों का क्या करते हैं? यूज करते हैं। क्या करते हैं? जिससे घोड़े में भी ताकत आ जाती है, और एक धावक और खिलाड़ी में भी क्या आ जाती है? ताकत आ जाती है। क्या आ जाती है? ताकत आ जाती है। लेकिन जो पराग क्रीम बनाने वाली जो पराग खपत करती हैं पश्चिमी देशों की कंपनियां, वो ये कहते हैं कि आपने देखा कि परागकण, वे परागकण जिन पर पोलन किट पाई जाती है, वे परागकण जिन पर क्या पाई जाती है बच्चों? पोलन किट। अब परागकण में एक चीज होती है कि पोलन किट पाई जाती है। अभी अध्यापक बता रहा था कि पोलन किट 3 काम करता है, गंध, रंग और महक देगा। नंबर 2 चिपचिपापन देगा। नंबर 3 पराबैंगनी विकिरणों से क्या देगा? सुरक्षा प्रदान कराएगा। तो बच्चों जैसे ये हमारी महिला का हाथ है, यही ज़्यादा शौक करती हैं इसका, ये हमारी महिला का क्या है? हाथ है। और ये क्या करे? इस क्रीम को कहाँ लगा ले? अब अगर ये सनलाइट में निकलती है, सूरज की धूप में निकलती है, तो बच्चों पराबैंगनी विकिरण त्वचा पर नहीं आएंगी, और इसकी त्वचा का रंग काला नहीं पड़ेगा, क्योंकि पराबैंगनी विकिरण डीएनए में क्या कर देते हैं? त्रुटि। क्या कर देते हैं? त्रुटि कर देते हैं। और एक तो काली नहीं होगी त्वचा, और एक त्वचा का कैंसर भी नहीं होगा। लेकिन ये पराग क्रीम बहुत ज़्यादा महंगी आती हैं, हिंदुस्तान में नहीं बिकती। कोई दिल्ली जैसे बड़ा बड़ा शहर है, दिल्ली, बम्बई, वहाँ वाली बिक जाएँ। ठीक है, यहाँ नहीं मिलती। यहाँ तो बेवकूफ़ बनाते हैं आपको कि आप काले हो जाएंगे, धोले हो जाएंगे। अगला बोलना गुड़िया, फटाफट। पराग जीवन अवधि, यस, रेडी, ध्यान देना।
पराग जीवन अवधि, ध्यान देना बेटा बच्चों, पराग जीवन अवधि से क्या तात्पर्य है कि जैसे मानते हैं ये कोई पराग कोश है, अगर हमें इसका स्फुटन हुआ तो मुक्त होने वाली रचना कौन होगी? परागकोश स्फुटन के समय मुक्त होने वाली रचना कौन होगी? परागकण। लेकिन सर ने दो चीज बताई कि जब परागकोश का स्फुटन होता है उस समय 60% प्रजातियों में ये कितना होता है? द्विकोशिक होता है। कितना होता है? शेष बची 40% प्रजातियों में ये त्रिकोशिक होता है। कैसा होता है? जो त्रिकोशिक होता है उसकी जीवन अवधि कम होती है। उसकी जीवन अवधि कैसी होती है? कम। और जो दो कोशिक अवस्था में जड़ता है इसकी जीवन अवधि महीनों होती है। क्या गुरुजी हम जीवन अवधि को मतलब ही ना जाने? ध्यान दे। नंबर 2 इधर को आ जाइए। ये स्त्री केसर का वर्तकाग्रह, ये एक स्त्री केसर का क्या है? ध्यान दीजिए ना, क्या हाइड पॉइंट है। स्त्री केसर को क्या है कि ये वर्तकाग्रह, ये भ्रूणकोश और ये अध्यावरण, भ्रूणकोश धन अध्यावरण बीजांड होता है। और बच्चों ये सहायक सेल, ये तंतुरूपी समुच्चय, ये अंड सेल, ये ध्रुवी केंद्रक, ये एंटीपोडोल, ये पुष्पासन, ये पुष्परंत नीचे का। अब देखो बच्चों, और ये क्या हो गया? वर्तकाग्र। अतः जैसे ही पराग, अब बोल पढ़ाऊंगा तुम्हें, जैसे ही परागकोश का स्फुटन होगा मुक्त होने वाली रचना कौन सी होती है? परागकण। तो अधिकांशतः आवृतबीजी 60% में परागकोश का स्फुटन जब होता है जब लघु बीजाणु दो कोशिक अवस्था में होता है, उसे परागकण बोला जाता है। और 40% प्रजातियों में कब होगा? त्रिकोशिक अवस्था में। कब होता है? लेकिन द्विकोशिक अवस्था वाले की जीवन अवधि कैसी होगी? अधिक, और उसकी कैसी होगी? कम। अतः जैसे परागकोश का स्फुटन होता है तो इस पराग कण का कहाँ पहुँचना आवश्यक होता है? स्त्री केसर के कहाँ पहुँचना आवश्यक होता है? वर्तकाग्र पर। कहाँ पहुँचना होता है? तभी तो निषेचन को सफलता मिलेगी। आवश्यक तो होता है, पहुँचे ना पहुँचे वो बात एक दूसरी है। अतः निषेचन को सफल बनाने के लिए इसका स्त्री केसर के वर्तकाग्र पर पहुँचना कैसा होता है? आवश्यक होता है। अब मानते हैं ये रोजेसी, सोलेनेसी और लेग्यूमिनेसी कुल का है परागकण। तो ये दो कोशिक होगा। एक कौन सी कोशिका होगी हमें? जनन सेल, और एक कौन सी होगी? कायक सेल। अतः एक तो कायक सेल है गई, कायक सेल है गई, और एक ही का है? जनन सेल। एक ही का है? जनन सेल। अब देखो जीवन अवधि कैसे समझनी है तुमने कि इस पर हजारों आ जाएंगे। इस पर कितने आ सकते हैं? हजारों। जैसे हजारों में तुम 100 मान के चलो, 100 पे अच्छा समझेंगे। जैसे एक प्रजाति में वर्तकाग्र पर 100 परागकण आ गए। कितने आ गए? इन 100 में थे वे परागकण जो इतने ही वर्तका बना करके नष्ट हो गए। अतः 20% परागकण, 20% परागकण जीवन अवधि रखते ही नहीं, क्योंकि ये निषेचन नलिका बनाने में असमर्थ होते हैं। थोड़ी सी निषेचन नलिका बनाई और ये खत्म हो गए। अतः ये जीवन क्षम नहीं होते। ये क्या नहीं होते? अतः 20% जीवन क्षम नहीं होते। शेष 80%, शेष कैसे? अब देखो जीवन अवधि का ही देखें। एक परागकण की जीवन अवधि वो होती है कि परागकण अंकुरित हुआ और अंकुरित होकर के एक पूर्ण किसको बना देता हो? निषेचन नलिका को। ये वाला जीवन क्षम है। ये वाला कैसा हो गया? ऐसा कितने होते हैं? 80%। बच्चों हमारे भी सभी शुक्राणु निषेचन नहीं कर सकते, उनमें भी 80% सही होते हैं। अतः पादप माना कि 100 परागकण बना रहा है तो उनमें से 80 परागकण तो ऐसे होते हैं जो वर्तकाग्र पर का होंगे? अंकुरित होंगे, और पूरी का बना देंगे?
पराग नलिका या निषेचन नलिका बना देंगे बीजांड तक। ऐसे परागकणों को क्या कहते हैं कि ये जीवन अवधि वाला है। इसी को परागकण की क्या कहा जाता है? तो परागकण की जीवन अवधि क्या है कि एक स्त्री केसर के वर्तकाक पर अंकुरित होने वाला परागकण यदि अंकुरित होकर के पूरी पराग नलिका को कहाँ तक बना देता हो? बीजांड द्वार तक। तो ऐसे परागकण को तो क्या कहा जाता है? जीवनक्षम। ऐसा 80% कर देते हैं, लेकिन 20% पूरी तरह से पराग नलिका बना नहीं सकते। अतः इन्हें क्या कहेंगे कि ये जीवनक्षम नहीं होते, ये जीवनक्षम नहीं होते। अतः एक परागकण की जो जीवन अवधि होती है वो कितनी होती है? यानी 80% हो गई प्रतिशतता में। लेकिन रोजेसी, सोलेनेसी और लेग्यूमिनेसी कुल में इस काम को करने में 1 महीना लगता है। कितने टाइम लग जाए? परागकण अंकुरित है कि पूरी पराग नलिकाएं बनावेगो और कहाँ तक पहुँचावेगो? बीजांड द्वार तक। इस काम को करने पर इससे कितना समय लगता है? 1 महीने की जीवन अवधि होती है। क्यों गुरुजी जीवन अवधि क्यों ज़्यादा है गई? यहाँ गुरुजी ने कहा लिखा है 60%। अब ये 2 कोशिका थे 3 कोशिका को बनेगो, यहाँ टाइम लगेगो। पहले तो ये 2 कोशिका थे क्या को बनेगो? अब तो जनन सेल नर युग्मक बनावेगी। जनन सेल का बनावेगी? नर युग्मक। फिर कितों का बनेगो लाली? पराग नलिका बनेगी। ठीक है, तो इसलिए महीना लग जाता है। लेकिन बच्चों घास कुल में देखिए, आप कौन से कुल में देखेंगे? घास कुल के परागकणों को देखिए। तो बच्चों ये आपका एक घास का पौधा है, ये आपका ये घास का क्या है? पौधा। ये घास के पौधे को देखिए, ये रहा। खैर आप नहीं समझेंगे, कैरियोप्सिस फल है, इसमें से अंदर से निकालता हूँ इसके पुष्प, क्योंकि इसके पुष्प रंगीन नहीं होते, क्योंकि इसमें वायु परागण होता है। तो बच्चों ये बीजांड होगा, ये बाहर को निकल रहा होगा। 1 मिनट भाई साहब, ये क्या होगा? बीजांड। और ये बाहर को निकल रहा होगा, और ये इसकी वर्तिका होगी। अंडा वो हो गया वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, और इसके अंदर क्या होगा? बीजांड घास में। इसी स्थान पर क्योंकि वायु परागण होता है, क्या होगा? परागकोश। क्या होगा? परागकोश होगा। 1 मिनट, ये आपका एक भाग होगा यहाँ का। अरे यार कि बाल आवे जब वो ऐसी तो नहीं करे, तो एक ग्रिप में ये फंस रहा होगा, ये वाला। जाते तुम ची आँखें, कभी कभार ही टूटे ना है। तो बच्चों जैसे ही परागकोश का अतः ही परागकोश सही बना रहे हैं गुरुजी, गलत बना रहे हैं? तुम्हारी स्थिति पृष्ठ लग्न होगा, मुक्त दोली होगा। पृष्ठ लग्न होगा और दोलन करेगा वायु से। और बच्चों इसमें से कौन झड़ेंगे? परागकण। लेकिन ये झड़ने वाला जो परागकण है छात्रों, ये त्रिकोशिक अवस्था में होगा। कैसा होगा? बड़े पर्दे पर देखिए कि जिस समय ये झड़ेगा, जिस समय ये झड़ेगा, झड़ते समय दोनों नर युग्मक होंगे। या में एक ही नर युग्मक होगा भाई, दूसरा बनेगा, अतः महीना लग जाएंगे। इसमें दोनों नर युग्मक होंगे। तो जैसी वर्तिकाग्र पर गिरेगो तो आधे घंटे में ही का बना देगो? पराग नलिका। मात्र कितने में बना देगो? 30 मिनट में। अतः इसकी जीवन अवधि कैसी होती है? कम होती है। अतः बच्चों जीवन अवधि कम होती है। अतः अगर हमें पादप फसल प्रजनन कार्यक्रम के तहत हम जैसे पशुओं में वीर्य का संरक्षण कर देते हैं -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और बच्चों उस वीर्य को हम हजारों वर्षों तक या काम में ले सकते हैं। इसी तरह से परागकण को भी, क्योंकि अगर परागकण को द्रव नाइट्रोजन -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या कर दिया जाए? रख दिया जाए, तो बच्चों आप परागकण से भी आप फसल प्रजनन कार्यक्रम में इसकी भूमिका को देख सकते हैं। और देखना क्या है इसमें, कचू रहे तो ना गो। पराग जीवन अवधि है गई ना बचो कचू।
ऑफ कर दे भैया, करियो। अब नहीं बचा इसमें कुछ, पर मैं आगे आपसे बात करता रहूँगा।